हेलो दोस्तों, वीनस क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज जो हमारी क्लासेस रहेगी, जो हम ब्लड के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी क्लास को हम कंटिन्यू चला रहे हैं, जो कि यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए और जो भी स्टूडेंट किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ब्लड के बारे में समझना है या जानना है, तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो चलेगा, आज हम क्लास ब्लड के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमने ब्लड के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी थी आप लोगों को। सबसे पहले कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक प्रकार से कोलाइड विलियन होता है, लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो ब्लड है इसका वर्क क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो ब्लड का वर्क हमारा जो टॉपिक है आज, ब्लड। दिख रहा है प्रिंस या शांत रहना। चलिए चलिए देखिएगा, यह है ब्लड। ब्लड या रक्त या रुधिर। ठीक है, चलेगा। ब्लड ब्लड के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें तो बता दिया था, लेकिन इस वर्क के बारे में बताता हूं। ठीक है, ब्लड का वर्क, कार्य। ठीक है, ब्लड का कार्य क्या होता है। ब्लड जो है ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या मिनरल्स, ऑक्सीजन और मिनरल्स या अदर गैसों का आदान प्रदान करता है या लाने ले जाने का काम करता है। परिवहन का काम लिख दो यहां पर, सीधा बात। परिवहन का कार्य करता है ठीक है, चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन है, सॉरी, जो बॉडी का टेम्परेचर है। दूसरा पॉइंट, तापमान नियंत्रण करता है। ताप नियंत्रण करता है ना, हमारा शरीर का ताप नियंत्रण करता है। अब एक चीज देखिएगा, ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए किस टाइप से काम आता है, समझ लीजिए थोड़ा सा। एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन रहता है किस टाइप से, मैं यदि बोलूंगा कि ब्लड हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों जरूरी है, तो आप लोग सीधा बोलोगे जीने के लिए, है ना। जैसे मैं ऑक्सीजन बोलूंगा क्यों जरूरी है, तो आप बोलोगे जीने के लिए। जैसे मैं आपको बोलूंगा पानी किस चीज के लिए जरूरी है, तो आप बोलोगे जीने के लिए। ठीक है, मानता हूँ जीने के लिए, लेकिन आपको एक्चुअल वर्क बताना पड़ेगा। यदि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप से जरूरी है। तो देखिएगा, जब भी हम भोजन लेते हैं, क्या लेते हैं, भोजन। जब भी हम भोजन लेते हैं तो ये जो रहता है बेटा, ये भोज्य पदार्थ जो पचे हुए फॉर्म में रहता है, मतलब कि ये डाइजेस्टिव फॉर्म में जो रहता है वो रहता है ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12 और C6H12 और O6 फॉर्म में। जब भी हम खाना खाएंगे, जब भी हम डाइजेशन करेंगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 6 मतलब यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 6O2 की उपस्थिति में इसको तोड़ेंगे और बनाएंगे 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। दिख रहा है प्रिंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बेटा यहां, हाँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। देखिए, जब भी हम कोई फूड लेते हैं, है ना, यहां देखिएगा, यहां बताता हूं। जब भी हम कोई फूड लेते हैं, या फूड बोले तो भोजन लेते हैं, है ना, भोजन जब खाते हैं तो ये किस फॉर्म में आता है, ये जो फॉर्म में आता है पचे हुए भोज्य पदार्थ के रूप में आता है। जैसे कि ये आता है C6, ग्लूकोज की फॉर्म में आता है, C6H12O6 की फॉर्म में आता है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, 6O2 की उपस्थिति में तोड़ेंगे, ठीक है, और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा। चलिए, तो इस टाइप से ये इसको करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है ना, करेंसी ऑफ एनर्जी। अब इसमें जो है ये ऊर्जा जो एटीपी की फॉर्म में जब निकलेगी तो ये शरीर से कंटिन्यू हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी देगी, ठीक है, ये एनर्जी देगा, है ना। और कुछ हमारे शरीर से बाहर निकलते भी चलेगी, ठीक है। आगे देखिए, अब बेटा यहां पर हमको ये जो है, ये जो ग्लूकोज है, ये क्या है, ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है ये जब भोज्य पदार्थ पचे हुए फॉर्म में रहेगा और फिर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो ये CO2 बाहर करेगा और ये CO2 पेड़ पौधे लेगा और फिर वो अपना रिस्पिरेशन साइकिल कंप्लीट करेगा और फिर से ऑक्सीजन देगा और फिर ऑक्सीजन फिर मनुष्य या अन्य जीव जंतु लेंगे और फिर उससे एक प्रोसेस चलते चलेगी, ठीक है। और ये यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा और ये एटीपी के रूप में। तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी, हमको जब भी डायरेक्टली हमको भोजन तो इस टाइप में मिलता है पचे भोज्य पदार्थ में, लेकिन इसको हमको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये प्रत्येक अब डायरेक्टली इस फॉर्म में तो लेंगे नहीं, इसको जटिल फॉर्म है, इसको फिर तोड़ेंगे। अब तोड़ने के बाद इससे एनर्जी हम सेल में जब पहुंचाना है तो देखो ये तो हमारा डाइजेशन का काम कर लिया। अब डाइजेशन को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और टूटने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और ये प्रत्येक कोशिका तक उसकी एनर्जी पहुंचा देगा। तो देखिएगा ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर उससे एनर्जी प्रत्येक सेल तक पहुंचाना क्या कहलाता है, एक प्रकार से आपका रिस्पिरेशन हो गया एक प्रकार से, है ना। या फिर इसी प्रकार से मतलब देखो एक श्वसन होता है, इस श्वसन की प्रोसेस चलती है और श्वसन से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये देखिएगा ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यदि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते तो इसको बोलते हैं ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण। और यदि यह ग्लूकोज की अनुपस्थिति में तोड़ता है तो इसको बोलते हैं अनाक्सीशोषण, ठीक है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, ऑक्सीशोषण में हम प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, लेकिन अनाक्सीशोषण में यदि ले रहे हैं तो धीरे धीरे से ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटेगा तो धीरे धीरे हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाएगा और थकान महसूस होने लग जाएगी। तो आपको एक चीज समझ आ गई, ये ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको इस ग्लूकोज को तोड़ना है ताकि इससे हम एनर्जी प्राप्त कर सके। अब इस ऑक्सीजन को जो लाने और ले जाने का काम कौन करता है, ये ब्लड करता है, ठीक है। तो आपका ब्लड का काम समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन या अन्य जो भी गैसेस है उसको उसका परिवहन करना, लाना, ले जाना, सब काम कौन करता है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन या ब्लड, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई ब्लड का काम, है ना। चलिए ठीक है, और लिखा देता हूं यहां पर, देखिए हाँ, ब्लड का पीएच मान, किसका, ब्लड का पीएच मान, यहां बता देता हूं दूसरा पॉइंट। हाँ, ब्लड का पीएच मान, पीएच मान है ना, ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच होता है बेटा 7.4, 7.4 और 7.4 होता है और ये होता है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। अभी प्रबल दुर्बल क्षार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, है ना, ठीक है। आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। चलेगा, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। तो देखिएगा पीएच मान क्या होता है, ये जो पीएच पैमाने की खोज है ना, ये पीएच पैमाने की खोज है ना, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। पीएच पैमाने की खोज जो है किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, पहली बात सोरेनसन ने किया था, ठीक है, सोरेनसन ने किया है। दूसरी चीज इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पीएच पैमाना होता है इसमें क्या होता है 7, ये इसका मेन पॉइंट है न्यूट्रल वाला, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 इधर, और ये 6, 5, 4,
3 2 और ये रहेगा 1, ठीक है। तो ये 7 रहता है, ये 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? न्यूट्रल या उदासीन, ठीक है, उदासीन। अब जैसे इधर से हम 7 से ऊपर जाएंगे इसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलेंगे? क्षार, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। और जैसे 7 से हम नीचे जाएंगे 0 तक के, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एसिड, एसिड या बेस, या सॉरी एसिड या अम्ल, ठीक है। अब एक चीज आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम लोग 7 के पास में आने जाएगा आते जाएंगे तो वैसे वैसे दोनों चीज दुर्बल होते जाएगी, है ना, मतलब कमजोर होते जाएगी। देखो क्षार और अम्ल मिलते जाएंगे तो उदासीन होते चलेगा, ठीक है। तो ये जो 7 है, 7 तो आपका उदासीन हो गया, और इधर चलेंगे तो ये क्षारीयता बढ़ेगी, और इधर चलेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, और ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैं बोल रहा हूं कि यदि ये सबसे ये क्या होगा तो ये बोलोगे आप प्रबल होगा, क्योंकि बहुत दूर है 7 से, तो प्रबल क्षार। अब क्या है यहाँ पर? क्षार है तो प्रबल क्षार। अब इधर देखिए ये कैसा होगा, ये इधर का, इनको बोलेंगे दुर्बल क्षार, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर सब्जी ये क्या होगा? ये दुर्बल अम्ल होगा, इधर का दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा, और सर जी इधर का क्या होगा? ये प्रबल अम्ल होगा। अब एक चीज आपको समझ आ गई होगी, ब्लड क्या है? तो ब्लड देखोगे तो यहाँ 7 पॉइंट कुछ 4 है, मतलब ये दुर्बल क्षार है। तो आप बोल सकते हो कि ब्लड क्या है? दुर्बल क्षार है। तो आपको एक चीज पता चल गया पीएच पैमाने में कि प्रबल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है ना। तो ब्लड क्या है हमारे पास? एक प्रकार से दुर्बल क्षार है। प्रबल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है, उदासीन क्या होता है, कितना से क्या कहलाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो दुर्बल क्या होता है? ये क्षार होता है। ब्लड क्या होगा? दुर्बल क्षार, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है बेटा, इस जो पीएच पैमाना है, अब हम लोग अम्ल और क्षार का पता और एक चीज से लगा सकते हैं। अम्ल का पता, अम्ल या क्षार का पता एक चीज से और लगा सकते हैं, जिसका नाम है क्या? कवक और शैवाल से जो बनता है लाइकेन, और लाइकेन से बनता है बेटा लिटमस पेपर। हम लिटमस पेपर से भी क्या बना सकते हैं, मतलब अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? जो लिटमस पेपर बना होता है, जो लिटमस पेपर बना होता है, ये बना होता है किसका? लाइकेन का। और लाइकेन किसका बना होता है? तो आप बोलोगे कवक, और यहां लिख देता हूं कवक और शैवाल का बना होता है, ठीक है, कवक और शैवाल का बना होता है। अब देखिएगा हम अम्ल और क्षार का पता इसमें कैसे लगाएंगे? तो इसमें पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रिक याद रख लोगे आप लोग, अनिल, और एक रख लोगे आप लोग छालानी। क्या रखोगे? छालानी, ठीक है, छालानी, ठीक है, छाल, छाल, है ना, छाल, ठीक है। देखिए अनिल, अ से क्या बनेगा? अम्ल। ये देखिए, ये अ से क्या बनेगा? अम्ल, और इससे क्या बनेगा? नीला, और ये क्या बनेगा? लाल। एक चीज देखिएगा, अम्ल जो होगा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और एक होता है छालानी। छालानी क्या होगा? क्षार। क्षार क्या होगा? लाल को नीला कर देगा। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, है ना, नीला कर देगा। तो ये ट्रिक देख लीजिएगा, अम्ल की ट्रिक याद रखना, अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देगा, और क्षार जो होता है लाल को नीला कर देगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसे आगे बढ़ता हूं। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। दुर्बल होता है कि प्रबल होता है? तो आप बोलोगे दुर्बल क्षार होता है, ठीक है, वीक बेस होता है, ठीक है। अब देखिएगा ब्लड का जो अध्ययन है, ब्लड की स्टडी जो है, स्टडी बोले तो अध्ययन, क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और हीम इसमें वर्णक रहता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि ब्लड की जो उत्पत्ति होती है, ब्लड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ब्लड,
तो जो ब्लड की उत्पत्ति होती है ये कहां से होती है? देखिएगा, जब भी कोशिका बनती है, मतलब देखो यहां एक प्रकार से हम ले लो मादा, या इसको बोलते हैं फीमेल, और यहां ले लो नर, नर बोले तो मेल, ठीक है, मेल। अब देखिएगा इसमें जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है, इसमें भी गुणसूत्र होता है 46, 23 जोड़े होते हैं। अब ये जो रहता है एक प्रकार से ये शुक्राणु है, क्या है ये? शुक्राणु, या इसको नहीं बोल सकता हम, इसमें एक तोड़ लेते हैं, पहले इसको अर्धसूत्र विभाजन कर लेते हैं। अर्धसूत्र विभाजन होने के बाद यहाँ बनेगा नर युग्मक, सॉरी मादा युग्मक, मादा युग्मक, और यहां बनेगा नर युग्मक। क्या बनेगा? नर युग्मक। इसको इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं, फीमेल गैमेट बनेगा, और यहां मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। एक प्रकार से बोलोगे तो ये जो गैमेट है ये एक प्रकार से शुक्राणु है, और ये वाला जो है ये एक प्रकार से अंडाणु है, ठीक है। या इसी को आप ओवम बोल सकते हो, या इसी को आप स्पर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ अर्धसूत्र विभाजन होगा, ठीक है। अर्धसूत्र जब जैसे विभाजन होगा तो यहां से 23 में टूटेगा, 23 प्लस 23 दो कोशिका, यहां से भी 23 प्लस 23 दो कोशिका, और इस कोशिका से मतलब एक यहाँ का 23 और यहां से एक 23, अर्धसूत्र विभाजन के बाद एक कोशिका बनेगी जिसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट या युग्मनज। अब जो ये युग्मनज है ये एक सिंगल सेल बनेगी, और ये सिंगल सेल से ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होते जाएगा। तो यहां पर तो कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्र विभाजन हुआ, अर्धसूत्र विभाजन हुआ, ठीक है। आधा आधा टूट गया मतलब अर्धसूत्र विभाजन। अब यहां पर जो बनेगा ये भी अर्धसूत्र विभाजन हुआ, लेकिन यहां पर जब भी बनेगी तो ये अपने समान दूसरी कॉपी करेगी, कॉपी करेगी मतलब यहां पर जो विभाजन होगा ये होगा समसूत्र विभाजन। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। तो ये वाली जो सिंगल सेल बनी है जो जाइगोट की, इसकी 3 लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है? 3 लेयर। कितनी लेयर बनेगी इसकी? 3 लेयर, इस टाइप से, ठीक है। सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलेंगे सबसे अंदर वाली को? एंडोडर्म। बीच वाले को बोलते हैं मिजोडर्म, दिख रहा है प्लीज। और सबसे बाहर वाले को बोलते हैं हम लोग, बाहर वाली को बोलते हैं एक्सोडर्म, ठीक है। तो जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है मिजोडर्म से। किससे होता है? मिजोडर्म। तो यहां लिख लीजिएगा जो ब्लड का निर्माण होगा, उत्पत्ति होगी, कहां से होगी? ये मिजोडर्म से, मिजोडर्म से। वैसे हमारी बोन का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो जो शरीर का संपूर्ण जो निर्माण होता है ये 3 ही लेयर से होता है युग्मनज की। तो उसी में जो हमारी जो मिजोडर्म है इसी से हमारी ब्लड की उत्पत्ति होती है। क्या आपको यहां से मेरी बातें समझ आई? सबसे पहले पीएच पैमाने की खोज जो किया है सोरेनसन ने किया है, इसके बारे में समझा दिया था। जो ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7.4 होगा। ये दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, मैंने बता दिया था। ब्लड की जो स्टडी इसको हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होगी, और ये सारा मैंने एक चीज आपको क्लियरली बता दिया हूँ। चलेगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तुम बैठ जाना प्लीज। आगे यहां तक आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्लास कंटिन्यू करते हैं हम आगे। और चलिए चलेगा। अब देखिए बेटा, ब्लड का रंग, ब्लड का रंग, ब्लड का रंग। आप बोलोगे ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आप बोलोगे लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। ब्लड का रंग क्या क्यों होता है लाल? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसको लिख देता हूं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है बोलोगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन,
या Hb। आप बोलोगे हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बोलोगे रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटरी, या फिर बोलोगे श्वसन वर्णक है, या रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, बोलोगे आप रिस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट है, वर्णक, ठीक है, श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक। हाँ हाँ, ओके ओके। तो हीमोग्लोबिन क्या बोलोगे तो आप लोग, एक श्वसन, हीमोग्लोबिन क्या है तो आप बोलोगे श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक, या इसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन, या रिस्पिरेटरी पिगमेंट, रिस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, चलेगा। आगे देखिए हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है, मतलब जो ऑक्सीजन है ये गैसेस है उसका परिवहन करने का काम करता है ना, ठीक है, चलेगा। ऑक्सीजन या अदर जो गैसेस है उनको लाने जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन जो बनता है बेटा, ये बनता है हीम प्लस ग्लोबिन से, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या होता है यहां पर, ये एक प्रकार से वर्णक है, पिगमेंट बोल सकते हैं इसको आप, पिगमेंट। और ये जो ग्लोबिन है एक प्रकार से जटिल प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, ठीक है। अब जो वर्णक होता है इसमें क्या होता है, ये कलर देने का काम करता है, Fe+2, इसमें फेरस होता है, आयरन, और इसी की वजह से लाल कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को बोलेगा कि हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा होता है तो आप बोलोगे बैगनी। कैसे बोलोगे, हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा है तब बोलोगे बैगनी, लेकिन ब्लड का कलर कैसा है तब बोलोगे रेड। कैसा बोलोगे, रेड। हीमोग्लोबिन एक प्रकार से रिस्पिरेटरी पिगमेंट है या वर्णक है, या ऑक्सीजन या अन्य गैसों को लाने ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन दो चीज से बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है एक वर्णक होता है जिसमें आयरन रहता है, जिस कारण से कलर लाल दिखाई देता है, और ये ग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है, ठीक है, चलेगा। तो आपको यहां तक मेरी बातें समझ आई होगी। हाँ, चलिए अब जो हीमोग्लोबिन है, यहां देखिए, हीमोग्लोबिन डायरेक्टली ऑक्सीजन को लाने जाएगी, मतलब यहां ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो शुद्ध रुधिर बनाएगी। कैसा रुधिर बनाएगी, शुद्ध रुधिर, मतलब प्योर प्योर ब्लड, ठीक है। ऑक्सीकृत बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी जब हीमोग्लोबिन, दिख रहा है, बिल्कुल। दूसरी चीज, यदि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया कर सकती है तब बनाएगी मोनो ऑक्सी या कार्बो मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो ये वाला जो रहता है ये अशुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा। या फिर अब तीसरी चीज दिख रहा है प्रिंस, ये दिख रहा है ना, हाँ, चलेगा। हीमोग्लोबिन यदि CO2 से क्रिया करेगा तो बनाएगी कार्बोक्सी, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी अशुद्ध रक्त ही बनाएगी। ये भी क्या करेगी, अशुद्ध रक्त, मतलब ये दोनों क्या बनाएंगे, अशुद्ध रक्त या इम्प्योरेटर, या इसको बोल सकते हैं आप लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, या वीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे ज्यादा बंधुता किसके साथ जुड़ती है ना,
सबसे ज्यादा बंधुता किसके साथ रहेगी? यदि हीमोग्लोबिन, अभी हम सारी चीजें हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहे हैं ना, हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ती है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, और उसके बाद CO2 के साथ जुड़ती है। मतलब सबसे ज्यादा जो बंधुता है हीमोग्लोबिन की, बंधुता या बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग किसके साथ सबसे अधिक बोलोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज और बताता हूं, क्या बताता हूं कि आप लोगों ने कभी देखे होंगे कि बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कभी भी कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जब कमरे में अंगीठी जलाते हो तो वहां पर जो अंगीठी है, मतलब जो गोरसी बोलते हैं हमारे गांव की लैंग्वेज में, जैसे ही गोरसी जलती है तो उसमें से आग निकलती है, आग से धुआं निकलता है ना, मतलब आग नहीं निकलती, धुआं निकलता है, अथवा गर्म करता है। तो जो धुआं निकलता है ना, वो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो धुआं है ना, अंगीठी जलाने पर, अंगीठी जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और यह एक प्रकार से होता है जहरीली गैस, है ना। जहरीली गैस। जब भी आप कोई कोई माइनर्स होता है जो खदानों में जाता है, वो भी सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो यही गैस से डरता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने मूवी देखे होंगे, जब भी आप गांव में देखे होंगे, जब भी कुएं रहता है, कुएं में जब भी हम सबसे पहले वो मुर्गी या किसी चिमनी को डाल के देखते हैं, तो वो जैसे ही अंदर जाता है तो बुझ जाती है चिमनी, या फिर वो जो मुर्गी का पिल्ला होता है मर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गैस देखने को मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये इसको बोलते हैं मीठी नींद में, मीठी नींद में पहले ले जाती है, नींद को अच्छा मीठे में ले जाता है, और धीरे से ये दम घोट देती है, मार देती है। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, बूढ़े ज्यादा ज्यादा बूढ़े हो जाते थे गांव में, तो वो एक कमरे में बंद कर देते थे और मस्त गोर से जला दिए, अच्छा लगेगा, सुबह तक जाओ संचय हो जाती थी, है ना। तो ऐसा पुराने बुजुर्ग लोग पहले, बहुत पहले ही निपट जाते थे, यही कारण से। ठीक है। फिर दूसरी चीज आपने सोचे होंगे क्या, कि रात्रि में, तब रात्रि में, रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? रात्रि में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जब आप रात्रि में पेड़ के नीचे सोते हो बेटा, तो जो पेड़ होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना। रात्रि में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चलती है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस नहीं चलती है, प्रकाश ही नहीं रहता तो संश्लेषण कैसा होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये पेड़ पौधे छोड़ने लग जाते हैं, तो इसको जैसे ही लेंगे तो ये थोड़ी सी भारी गैस होती है, ये थोड़ी सी लेवल ऑक्सीजन का उठा देती है, तो धीरे से इसमें क्या हो जाता है, दम घुटने लग जाता है, लेकिन इससे मरते नहीं है, सचेत हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि पेड़ पौधे के नीचे, पेड़ के रात्रि में पेड़ के सामने या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। तो आपको मेरी यहां तक बातें समझ आई होगी। अब मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। जो ब्लड का रंग है ये लाल कलर का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है। कहां गया हमारा? हाँ, ये बैगनी कलर का है ना। खुद का कलर कैसा होता है इसका? बैगनी कलर का होता है। ये हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। हीम इसमें वर्णक होता है, Fe+2 आयरन रहता है, जो कि इसको लाल करता है। आपने देखे होंगे एप्पल को जब भी काटते हैं तो उसमें से क्या रहता है, वो थोड़ी देर में लाल हो जाता है, क्यों? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है ना। ठीक है, ठीक है, लाल दिखाई देता है। इसमें ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होता है। ये हीमोग्लोबिन के बारे में, इसकी सबसे ज्यादा बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप से रहेगा। और रात्रि के समय जब अंगीठी जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और जहरीली गैस होती है, जिस कारण से मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। रात्रि में पेड़ के सामने क्यों नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि CO2 रिलीज करता है, जिससे दम घुटने लग जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन शुद्ध रहेगा। बाकी ये दोनों जो होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जो कि अशुद्ध रहेगा, ये भी अशुद्ध रहेगा। ठीक है। तो आपको यहां तक मेरी बातें समझ आई होगी। हीमोग्लोबिन के बारे में और थोड़ा समझते हैं। चलिए आगे। प्लीज इसको स्टॉप कर थोड़ा। चलिए देखिए, अब हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा
प्रति 100 ml है ना रुधिर में। ठीक है, किसकी मात्रा? हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल में, मेल बोले तो पुरुष में कितना होता है? 14 से 16 ग्राम, और फीमेल में 12 से 14 ग्राम प्रति मिलीमीटर बोल सकते हो आप लोग, है ना। और ग्राम में ले लेते हैं इसको, ग्राम, इसको भी ग्राम में ले लेते हैं। ठीक है, आगे बच्चों में, चाइल्ड, है ना, बच्चों में ये इस महिला में है और ये पुरुष में है। ठीक है, और ये बच्चों में रहते हैं बेटा समथिंग 18 से 20 ग्राम भी बोल सकते हो, 16 से 18 ग्राम बोल सकते हो, 16 से 18 ग्राम समथिंग रहता है। और यदि इनका हम लोग एवरेज निकालें सभी इंसानों में, यदि मानव में, तो अप्रोक्स इसका 15 ग्राम रहता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पुरुष में या मेल में 14 से 16 ग्राम, महिला में, फीमेल में 12 से 14 ग्राम, और बच्चों में समथिंग 16 से 18 ग्राम, कम ज्यादा हो सकता है। और इनका एवरेज ले लेंगे तो हम लोग 15 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे।